नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सभी शिक्षण संस्थान 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तो भारी बारिश की वजह से बंद हुए शिक्षण संस्थान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सोमवार को खुलेंगे प्रदेश के शिक्षण संस्थान। भारी बरसात के चलते यह फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ से। सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। शैलेश, 2 दिन के लिए शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे लगातार। बुधवार देर रात से बारिश हो रही है प्रदेश में और तमाम तस्वीरें जो सामने आई वो डरा देने वाली हैं। हमने देखा कई शिक्षण संस्थान जो हैं वो वहां पर पानी भर गया, वहां पर तालाब जैसी स्थिति हो गई, सड़कें भी लबालब भरी हुई हैं। क्या आदेश जारी किया गया है? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, इस समय जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, अतिवृष्टि को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगले 2 दिन तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। देखिए, निर्देश 2 दिन के हैं, लेकिन 2 दिन के बाद संडे पड़ जाएगा। तो ऐसे में अब अगले 3 दिन तक जितने भी शिक्षण संस्थान है, वो चाहे बेसिक शिक्षा के हों, माध्यमिक के हों या फिर उच्च शिक्षा के या तकनीकी शिक्षा के, सभी तरह के शिक्षण संस्थान जो है वो अब बंद रहेंगे और सोमवार से सीधे खुलेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं 2 दिन का अवकाश सरकार ने घोषित किया और एक संडे यानी 3 दिन तक अब शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। और इसकी वजह जो है, देखिए जैसा आपने भी कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों में जल भराव के हालात है, सड़कों पर जल भराव के हालात है। अगर हम लखनऊ की बात करें जो राजधानी है, तो पिछले कई सालों में शायद लोगों को याद भी नहीं होगा कि उन्होंने ऐसे हालात इससे पहले कब देखे थे। सिर्फ एक दिन की बरसात में सड़कें इस तरह जलमग्न हो गई कि घुटनों तक पानी है। बसें जो है कई जगह की ऐसे में उन अभिभावकों के भी सवाल होंगे कि जिनके स्कूल जो हैं ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, उन स्कूलों का क्या होगा, उन क्लासेस का क्या होगा? देखिए, इसको लेकर अलग से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं शासन की तरफ से कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर क्या होगा। लेकिन जाहिर की बात है, बिल्कुल शैलेश, अगर कोई शिक्षण संस्थान चाहता है ऑनलाइन क्लासेस करना तो आमतौर पर। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेश इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से राजधानी लखनऊ की सड़कें तालाब बन गई। हालातों का जायजा लेने के लिए लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने जल भराव के बीच पहुंचकर कई इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान वो नगर निगम से सभी 8 जोन के पंपिंग स्टेशन पर पहुंची और जल भराव की स्थिति को सुधारने के निर्देश भी दिए। कई इलाकों में मेयर ने खुद खड़े होकर जल निकासी कराई। भारी बारिश के कारण शहर में कई जगह सड़कें धंस गईं, जिसको लेकर मेयर ने तुरंत अधिकारियों से आवश्यक कदम उठाने और हालातों को ठीक करने के निर्देश दिए। वहीं प्रतापगढ़ में लगातार 41 घंटे से हो रही बारिश के चलते आला अफसरों के दफ्तरों से लेकर आवास तक पानी पानी हो गए। अफसर दफ्तर में नहीं बैठ पाए और न ही फरियादियों तक उनकी बात पहुंच पाई। मुख्यालय से लेकर तहसील तक एक जैसे हालात देखने को मिले। यही नहीं, पुलिस लाइन, कचहरी से लेकर पट्टी तहसील और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार आवास एक जैसा हाल देखने को मिला। इटावा में ललितपुर से मथुरा जा रही ललितपुर डिपो की रोडवेज बस रेलवे के अंडरपास में बारिश की वजह से फंस गई। नगर पालिका की टीम ने 2 जेसीबी की मदद से बस को निकाला। बस में 40 लोग सवार थे। वहीं ललितपुर में बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। बस में 24 लोग जो हैं वो सवार थे। ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर वहां से भाग निकले। हादसे में कोई हताहत नहीं, सभी जो यात्री हैं वो सुरक्षित। थाना बानपुर के पुतली घाट में यह हादसा हुआ है। तो हादसे में कोई हताहत नहीं। थाना बानपुर के पुतली घाट का यह मामला, जहां बस में 24 यात्री सवार थे। थाना बानपुर के पुतली घाट पर यह हादसा हुआ, जहां हादसे का शिकार हुई बस और ड्राइवर कंडक्टर बस छोड़कर भागे। वहीं अहरोरा वाराणसी सोनभद्र मार्ग पर पेट्रोल पंप के नजदीक ओवरब्रिज पर बस और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी के अंदर फंसे शवों को निकाला जा सका। हालांकि अभी मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दमखम
दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने अपने हमले और धार तेज करनी शुरू कर दी। भाजपा पर बुलडोजर वाला हमला करने वाले अखिलेश पर जब AK-47 वाला पलटवार हुआ तो उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर किसान, बेरोजगारी और झूठे दावे का हमला बोला। अखिलेश की आर पार वाली हुंकार। भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। उत्तर प्रदेश की जनता हटाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा उत्तर प्रदेश में। भाजपा के यूनिवर्सिटी कार्ड पर तंज। झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। गाय और गंगा की दुहाई। मां गंगा को धोखा दे दिया, मां गंगा को धोखा दिया। सपा का किसान कार्ड। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आय दोगुनी होनी ही है। बेरोजगारी पर भाजपा को घेरने का प्लान। बेरोजगारी दर 17 से घटा करके 4 कर दी। ये लगता बहुत ट्रेनिंग पाकर के आए हैं मुख्यमंत्री झूठ बोलने। सस्ते एक्सप्रेसवे पर सियासी वार। ये ऐसे ही बनाना चाहते हैं एक्सप्रेसवे सस्ता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने शौचालय बनाए हैं इज्जत भर। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर बुलडोजर वाला हमला बोलने वाले अखिलेश यादव पर जब भाजपा नेताओं ने AK-47 वाला पलटवार किया तो उन्होंने भी अपने हमला बोलने की रणनीति में बदलाव कर लिया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां किसान से नौजवान तक और बिजली से बेरोजगारी तक हर मामले पर अपनी राय रखी और इस दौरान भाजपा पर तोहमतों की बरसात कर दी। अलीगढ़ में जिस राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का PM मोदी ने शिलान्यास किया, उसे लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला और दावा किया कि सिर्फ वोट के लिए भाजपा ने इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समाजवादियों से कहूंगा, अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें तो उसके लिए फ्री जमीन देने के लिए तैयार हो जाना। अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर भी भाजपा पर सीधा निशाना साधा और आरोप लगाया कि किसानों की आय दोगुनी करने का केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार का दावा महज छलावा है और जब सपा सरकार आएगी तो वही किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा किसानों की आमदनी आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम सितंबर में बैठे हैं, इसलिए किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, बस 3 महीने की तो बात है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आय दोगुनी होनी ही है। जैसे ही सरकार बदलेगी किसानों की भलाई शुरू हो जाएगी, किसानों के बीच में खुशहाली के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तारीख बदलने से, साल बदलने से नहीं होगा। इस सरकार की विदाई से खुशहाली आएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से यूपी में जीत मिलने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा किया, उससे सियासत में करंट दौड़ गया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि उनकी पिछली सरकार में बिजली को लेकर सबसे ज्यादा काम किया गया था। आजादी से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। बिजली पर अखिलेश यादव ने जो दावा किया, उस पर सूबे के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने हमला बोला
और आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान बिजली व्यवस्था की हालत बेहद खराब थी। शायद अखिलेश यादव को मालूम नहीं है कि पहले सिर्फ कुछ 4-5 जिलों में बिजली आती थी, अब उतनी ही बिजली प्रदेश के सभी जिलों में आती है, कोई भेदभाव नहीं होता। कन्नौज में जितनी बिजली पहले आती थी आज भी उतनी आती है और पूरे प्रदेश में उतनी बिजली जाती है। आर पार की ये वो तकरार है जो आने वाले दिनों में माहौल को और गरमाने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा पर चौतरफा हमला किया। कई मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। वहीं मथुरा में भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे पार्टी उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार के दमदार कामों की बदौलत 2022 में एक बार फिर लोगों का साथ मिलेगा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछली सरकारों की अपेक्षा हमारी सरकार ने तेज गति से काम किया है और तमाम उपलब्धियां हासिल की। सम्मेलन चल रहा है और इन सम्मेलनों के माध्यम से जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, हम उनको सारा चित्र उनके सामने बता रहे हैं कि किस प्रकार से 7.5 वर्षों की सरकार, मोदी सरकार और 4.5 वर्षों की जो भी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में देश और प्रदेश के लिए कितना काम किया है। वहीं बागपत में भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में बीजेपी नेता मोहित बेनीवाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। जय श्री राम का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। विपक्षी पार्टियां सिर्फ समाज को बांटने का काम करती हैं और उनकी सरकारों में यूपी में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। इधर आज सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शहरी विकास राज्य मंत्री गिरिराज यादव ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री जी ने कहा कि 2022 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। हमारा एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश की जनता को अच्छी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा मिले। ऐसे लोग जो हमारी वैचारिक विचारधारा के अनुसार के बारे में जानेंगे क्या क्या हमने किया है और आगे हमारी रणनीति क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। और हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। उन सब चीजों की चर्चा हुई है। वहीं हरदोई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 1400 करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर सियासत करने वाली विपक्षी पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनके बीच पहले रोजा इफ्तार कराने की होड़ लगी रहती थी, अब उनमें रामलला के दर्शन करने और साधु संतों का आशीर्वाद लेने की होड़ लगी है। प्रदेश की जनता सबको देख रही है और समझ रही है योगी सरकार में प्रदेश का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2022 चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी और 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वैचारिक विजय है। अगर विरोधी जो कभी मंदिर देख करके मुंह फेर लेते थे, हिंदू को देख करके मुंह फेर लेते थे, आज उनको जाना पड़ रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। हम किसी को जाने से नाराज नहीं है, हमें खुशी होती है। यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में सियासी वार पलटवार जारी है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिजनौर दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। आज प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल और परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और सदर विधायक पति मौसम चौधरी ने सभा स्थल का जायजा लिया। तो इस दौरान जिला प्रशासन के तमाम अफसर मौजूद रहे। आपको बता दें कि 21 सितंबर को योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का 21 तारीख को सुहाहेड़ी में एक कार्यक्रम है, उसके लिए आज हमारी योजना बैठक हुई और मैदान को देखकर हम सब लोग आए हैं और हम सब लोगों ने उसके लिए आगामी तैयारी की है। और हमारे मुरादाबाद मंडल के निवासियों के लिए, बिजनौर वासियों के लिए ये अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ एक राजकीय चिकित्सालय, एक राजकीय मेडिकल कॉलेज देने का सौगात देने का काम किया है और वो यहाँ आएंगे, इसका भूमि पूजन करेंगे और बिजनौर जिले को, मुरादाबाद मंडल को ये राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर जाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर भाजपा सेवा समर्पण सप्ताह के तौर पर मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर आज रात 12 बजे नमो ऐप पर एक वर्चुअल प्रदर्शनी लगाई जाएगी जो पीएम मोदी के जीवन पर आधारित होगी। हालांकि अपने जन्मदिन के मौके पर भी प्रधानमंत्री रोज की तरह अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे।
पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी सेवा समर्पण अभियान शुरू करेगी और रात 12 बजे नमो ऐप पर एक वर्चुअल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो देश के प्रधानमंत्री और काशी से सांसद नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर निजी रेस्टोरेंट में पूरे उत्साह के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर दीपक से बधाई संदेश लिखकर प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की बधाई दी गई। तो 7100 दीपक जलाए गए। कल यानी कि 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, पर काशी में जन्मदिवस की पूर्व संध्या से ही अपने सांसद के जन्मोत्सव का उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी काशी अपने घर पर दीपक जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे उम्र की कामना कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की रफ्तार जारी है। रुख करेंगे बरेली का। बरेली से बड़ी खबर आ रही है। बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आ रहा है। बैंक्वेट हॉल पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया। इस वक्त की बड़ी खबर, तो आलीशान बैंक्वेट हॉल पर बीडीए का बुलडोजर। बैंक्वेट हॉल की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए। स्पैक तस्कर नन्हे लंगड़ा का यह बैंक्वेट हॉल है जिस पर यह कार्रवाई की गई। तो एक सप्ताह पहले ही पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप के साथ तस्कर नन्हे लंगड़ा को गिरफ्तार किया था, जिस पर यह कार्रवाई की। फतेहगंज पश्चिमी में नेशनल हाईवे 24 पर स्थित है यह बैंक्वेट हॉल। तो 3 थानों की पुलिस, एसपी ग्रामीण और बीडीए डीसी मौके पर पहुंचे। वहीं मैनपुरी के नवोदय विद्यालय में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार ने घटना के वक्त मैनपुरी में तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है और अब इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई है, जो कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल की अगुवाई में जांच करेगी। हाईकोर्ट ने इस एसआईटी को 6 हफ्ते में जांच पूरी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा डीजीपी को 1 महीने बाद जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी होगी। यह मामला 16 सितंबर 2019 का है, जब मैनपुरी जिले के भोगांव इलाके में संचालित नवोदय विद्यालय में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा का शव हॉस्टल में संदिग्ध हालात में पंखे से लटका हुआ मिला था। पहली नजर में मामला खुदकुशी का लग रहा था, लेकिन छात्रा के परिजनों ने इसे हत्या बताकर विद्यालय के प्रिंसिपल, हॉस्टल की वार्डन और 2 छात्रों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई थी। आज हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि विवेचना सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से ज्यादातर मामलों में अभियुक्त छूट जाते हैं। आज जो कार्यवाही करी उससे कोर्ट संतुष्ट नजर आई और डीजीपी महोदय ने अपने स्तर से जो लोकल पुलिस के अधिकारी थे उस समय के, उन तीनों लोगों को सस्पेंड कर दिया है और जो उस समय के एसपी मैनपुरी थे उनके खिलाफ जो है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं और उसको जल्दी कंक्लूड किया जाएगा। कोर्ट के समक्ष सब बातें रख दी गई है। अब कोर्ट का जैसा भी आदेश होगा उसमें पालन किया जाएगा। तत्कालीन जो मैनपुरी में जो इस घटना के विवेचक थे, जो कि इंस्पेक्टर लेवल के हैं, और जो पर्यवेक्षण अधिकारी थे, जो सीओ उस समय थे वहाँ पे, और एडिशनल एसपी, इनको निलंबित किया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और तत्कालीन एसएसपी मैनपुरी के खिलाफ भी इसमें विभागीय जांच हो रही है। महाराजगंज में तंत्र मंत्र का एक मामला सामने आया। यहां के फरेंदा थाना क्षेत्र में एक 9 साल के बच्चे की बीमारी से मौत होने के बाद उसकी लाश को कब्र से बाहर निकालकर तंत्र साधना किए जाने के आरोप हैं। बताया जा रहा है परिवार ने बच्चे के शव को दफना दिया था, लेकिन इलाके की एक महिला ने बच्चे को दोबारा जिंदा करने का दावा किया, जिसके बाद बच्चे के शव को दोबारा कब्र से बाहर निकाला गया और कई दिनों तक तंत्र साधना की जाने लगी। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौके से 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना फरेंदा के गांव गणेशपुर में पिछले महीने 21 तारीख को एक 9 वर्षीय बच्चे की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उसको दफना दिया गया था। गांव की एक महिला उषा देवी ने गांव में लोगों को बताया कि उसने ही तंत्र मंत्र से इस लड़के को मारा है और वो पूजा पाठ से इसको जिंदा कर सकती है। ये सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए इन लोगों को, इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। के विरुद्ध धारा 268, 294 और 297 का अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा।